नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत पर दशकों तक शासन करने वाले गांधी परिवार पर एकाएक मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। गांधी परिवार के चिराग राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के ऊपर गिरफ्तारी का तलवार मंडराने लगा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहली बार लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी का नाम किसी केस के चार्जशीट में शामिल किया गया है। आपको याद दिला दूं कि ये दोनों ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और ये वही पुराना केस है जिसे सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में फाइल किया था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी समेत गांधी परिवार के कई अन्य करीबी कांग्रेस नेताओं के ऊपर नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस केस में राहुल और सोनिया दोनों ही पहले से जमानत पर बाहर हैं, लेकिन ईडी ने अब इस मामले में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट फाइल कर दी है और 25 अप्रैल को इस मामले में अगली सुनवाई होगी। ईडी ने इस मामले में दायर अपने आरोप पत्र में सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 बनाया है, जबकि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बनाया है। इन दोनों के अलावा कांग्रेस नेता सुमन दुबे और सैम पित्रोदा दो कंपनियों यंग इंडियन और डोटेक्स मर्केंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और डोटेक्स से जुड़े सुनील भंडारी को भी आरोपी बनाया गया है। इसमें दो अन्य कांग्रेसी नेता पर भी आरोप था, मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीज, लेकिन अब उनकी मृत्यु हो चुकी है। अब 25 अप्रैल को अगली पेशी पर अगर कोर्ट ने इस चार्जशीट का कॉग्निजेंस ले लिया, उसमें मेरिट पाया, तो फिर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की गिरफ्तारी भी हो सकती है। और ये वजह है कि कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता पूरी तरह से सदमे में हैं। क्या कोई सोच सकता था कि राहुल और सोनिया गांधी की गिरफ्तारी के भी आसार बन सकते हैं? लेकिन अब ऐसे ही आसार बन रहे हैं। फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन ये जो डेवलपमेंट हुआ है उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात याद आती है जब उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, चाहे आरोपी का कद कितना भी बड़ा क्यों न हो। खबरों के मुताबिक ईडी ने जिन धाराओं के तहत ये चार्जशीट यानी आरोप पत्र दायर किया है, उसमें आरोपियों को 7 साल जेल की सजा हो सकती है अगर आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों के तहत दायर अपने आरोप पत्र में कहा है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं ने सार्वजनिक कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति हड़पने के लिए आपराधिक साजिश रची थी। इसके लिए उन्होंने 99% शेयर सिर्फ 50 लाख रुपए में एक निजी कंपनी यंग इंडियन को हस्तांतरित कर दिए। वो कंपनी जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास 38% शेयर हैं, मतलब दोनों को मिला दें तो दोनों के पास 76% शेयर हैं। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा कि ये नेशनल हेराल्ड का पूरा मामला क्या है और किन वजहों से सोनिया और राहुल गांधी के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग और आपराधिक साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह के तर्क कांग्रेस का बचाव करने वाले लोग दे रहे हैं, जिनमें कुछ पत्रकार भी शामिल हैं, वो आश्चर्यजनक भी है, हास्यास्पद भी है। कुछ लोगों ने कहा कि बिहार बंगाल में आने वाले चुनावों को ध्यान में रखकर मोदी सरकार ने जानबूझकर ये चार्जशीट फाइल करवाया है ताकि गांधी परिवार को फंसाया जा सके और चुनाव में इसका फायदा उठाया जा सके। फिर कुछ ने कहा कि इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो राज्यों में अधिकारियों द्वारा किए जाते हैं, फिर गांधी परिवार को क्यों टारगेट किया जा रहा है, सोनिया राहुल पर कार्रवाई क्यों हो रही है। हद है भाई, ये किस तरह की दलील है ये? मतलब उनका ये कहना है कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए टाइमिंग पे सवाल उठा रहे हैं कि अभी क्यों ये किया गया। मुझे बताइए, इस देश में कब चुनाव नहीं होता? हर साल चुनाव होते हैं। यहाँ पे 3-4 राज्यों में तो चुनाव होते ही हैं। तो क्या मतलब अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है या अगर कोई आरोप लगे हैं तो उस पर जांच ना हो? ईडी ने जब भी कोई ऐसी कार्रवाई की है तो हमेशा टाइमिंग पे सवाल उठाया। अरे भाई, आप ये देखिए केस के मेरिट में क्या कहा जा रहा है, केस का मेरिट क्या है, आरोप क्या लग रहे हैं, अदालत को फैसला करने दीजिए। आपको पहले से ही परेशानी हो जाती है, आप ये कहना शुरू कर देते हैं कि टाइमिंग देखो, अभी क्यों फाइल किया है, पहले क्यों नहीं किया। ये तो गनीमत है कि ये महाराष्ट्र चुनाव से पहले फाइल नहीं हुआ। अगर महाराष्ट्र चुनाव से पहले फाइल होता तो लोग यही कहते कि महाराष्ट्र में किसी तरह से इनको जीतना है इसलिए उन्होंने फाइल कर दिया। मैं कह रहा हूँ ये सब जो तर्क दिए जा रहे हैं ये हास्यास्पद है। फिर ये कहना कि भाई इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो राज्यों में है और भी लोग
अपराध कर रहे हैं, आर्थिक अपराध कर रहे हैं, तो उनको सज़ा क्यों नहीं मिलती है? ये तो वैसी ही बात हो गई कि अगर कोर्ट में कोई चला जाए जिसके ऊपर गंभीर आरोप हों किसी गबन का या किसी चोरी का, तो वो आदमी कहे कि भाई अकेले हम ही थोड़ी चोरी करते हैं। वो ये कहे कि हम अकेले चोर हैं, और भी लोग हैं जो चोरी कर रहे हैं, पहले उसको पकड़ो फिर मेरे को पकड़ना। ये क्या मतलब, ये कौन सा तर्क है? लेकिन ऐसी ही दलीलें दी जा रही हैं और ऐसे लोग भी इसमें शामिल हैं जो अपने आप को बहुत बड़े पत्रकार कहते हैं, बहुत बड़े विशेषज्ञ कहते हैं। लेकिन ये सब लोग जिस तरह से कांग्रेस का बचाव कर रहे हैं उसको देख करके आपको हंसी आएगी कि ये किस तरह की बातें ये लोग करते हैं। खैर, नेशनल हेराल्ड के इस मामले में शनिवार को ही ईडी ने एक और बड़ा एक्शन लिया था, जब उसने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी के स्वामित्व वाले एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की अटैच की गई संपत्तियों पर कब्जा लेने की प्रक्रिया उसने शुरू कर दी है। इन संपत्तियों की कीमत लगभग 661 करोड़ रुपए है। अब ये जो एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड है जिसकी संपत्ति जब्त की गई है, वो नेशनल हेराल्ड नाम का अखबार निकालती है। इस एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का स्वामित्व यंग इंडियन लिमिटेड YIL नाम की कंपनी के पास है, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों के 38% शेयर हैं। मतलब जैसा मैंने कहा, अगर दोनों को मिला दिया जाए तो माँ बेटे के पास कुल 76% शेयर इस कंपनी के हैं। अब ईडी ने नवंबर 2023 में ही 661 करोड़ रुपए की इन अचल संपत्तियों के अलावा AJL के 90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को कुर्क कर दिया था, मतलब अटैच कर दिया था। शनिवार को उसने कहा कि उसने अब इन संपत्तियों पर कब्जा करना शुरू कर दिया है और दिल्ली, मुंबई, लखनऊ के उनके दफ्तरों पर इस संबंध में नोटिस चिपका दिया गया है। अब ईडी के मुताबिक आरोप यह है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के स्वामित्व वाले यंग इंडिया लिमिटेड ने धोखाधड़ी करके एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण मात्र 50 लाख रुपए में कर लिया। जी हाँ, 2000 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण मात्र 50 लाख रुपए में कर लिया। मैं आपको बता दूं कि इस यंग इंडिया लिमिटेड में जिस पर यह धोखाधड़ी का आरोप है, उसमें सोनिया और राहुल गांधी के पास कुल 76% शेयर हैं, जबकि 12% मोतीलाल वोरा और बाकी के 12% ऑस्कर फर्नांडिस के पास थे। अब देखिए, धोखाधड़ी के इस मामले को कोर्ट में ले जाने वाले थे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जिन्होंने 2012 में इस संबंध में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल किया। स्वामी की शिकायत में कहा गया कि अखबार को हासिल करने में गांधी परिवार की ओर से धोखाधड़ी की गई और ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने अखबार के पुराने प्रकाशकों द एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को यंग इंडियन लिमिटेड के माध्यम से खरीद कर नेशनल हेराल्ड के स्वामित्व वाली संपत्तियों का अधिग्रहण बहुत कम पैसों में और गलत तरीके से किया। मतलब उन्होंने क्या किया कि यंग इंडिया लिमिटेड जो कंपनी बनाई उसके माध्यम से एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को खरीद लिया और उसकी संपत्तियों पर कब्जा कर लिया, बहुत कम पैसों में और गलत तरीके से। स्वामी ने इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे और सैम पित्रोदा को भी पार्टी बनाया। आगे चलकर इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी दोनों से पूछताछ हुई और दोनों इस मामले में अभी जमानत पर बाहर हैं। अब देखिए, ईडी ने यह भी कहा कि आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय और भारत के सर्वोच्च न्यायालय दोनों ने इसे बरकरार रखा है, जिससे जांच आगे बढ़ने की अनुमति मिलती है। मतलब इस जांच को रुकवाने की आरोपियों ने बहुत कोशिश की कानूनी दांवपेच के जरिए, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने जांच में हस्तक्षेप नहीं किया और इसे निर्बाध रूप से आगे बढ़ने दिया। अब ईडी ने दावा किया कि उसकी जांच में यह निष्कर्ष निकला है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के स्वामित्व वाली कंपनी यंग इंडिया ने AJL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति महज 50 लाख रुपए में खरीद ली, जो कि उसकी कीमत से काफी कम है। ईडी ने यह आरोप भी लगाया कि यंग इंडियन और AJL की संपत्तियों का इस्तेमाल 18 करोड़ रुपए के फर्जी दान, 38 करोड़ रुपए के फर्जी अग्रिम किराए और 29 करोड़ रुपए के फर्जी विज्ञापनों के रूप में अपराध की आगे की आय अर्जित करने के लिए किया गया, ये ईडी ने आरोप लगाया। अब देखिए, ईडी ने नवंबर 2023 में ही 661 करोड़ रुपए की इन अचल संपत्तियों के अलावा AJL के
90.2 करोड़ रुपए के शेयरों को कुर्क कर दिया था, मतलब अटैच कर दिया था। अब ये वही संपत्तियां हैं जिनको अब ईडी जो है उसका अधिग्रहण करने के लिए, उस पर कब्जा करने के लिए अब वो प्रक्रिया शुरू कर रही है। मतलब प्रोसेस अब आगे बढ़ रहा है, इन संपत्तियों पर ईडी का नोटिस चिपका दिया गया है। अब मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताता हूं कि गांधी परिवार के ऊपर इस मामले में किस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। देखिए, जिस नेशनल हेराल्ड की बात हो रही है वो एक अखबार है जिसकी स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर की थी। एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित यह अखबार आज़ादी के बाद कांग्रेस पार्टी का मुखपत्र बन गया। एजेएल ने 2 अन्य अखबार भी प्रकाशित किए, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़। 2008 में ये सारे अखबार 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कर्ज के साथ बंद हो गए। ये सारे अखबार बंद हो गए और उसके बाद ही कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि पूरा मामला शक के घेरे में आ गया। गंभीर आर्थिक अपराध के आरोप लगने लगे और सुब्रमण्यम स्वामी मामले को कोर्ट में ले गए। वैसे 21 जनवरी 2016 को एजेएल ने इन 3 दैनिक समाचार पत्रों को फिर से शुरू कर दिया है। अब वैसे नेशनल हेराल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड ये जवाहरलाल नेहरू के दिमाग की उपज थी। 1937 में नेहरू ने 5000 दूसरे स्वतंत्रता सेनानियों को अपने शेयर धारकों के रूप में लेकर इस फर्म की शुरुआत की। कंपनी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं थी, इसमें इतने सारे लोग थे, जवाहरलाल नेहरू और उनके अलावे 5000 अन्य स्वतंत्रता सेनानी। देखिए, अब असल कहानी शुरू होती है 2008 में नेशनल हेराल्ड के बंद हो जाने के बाद। अखबार तो बंद हो जाता है, लेकिन एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को चलाने के लिए कांग्रेस पार्टी उसे अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री कर्ज देती है। 2010 तक यह लोन बढ़कर लगभग 90 करोड़ हो जाता है। अब मजे की बात यह है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के पास इतनी अचल संपत्ति होती है कि वो आसानी से कांग्रेस पार्टी का कर्ज चुका सकती थी, लेकिन ऐसा कोई प्रयास कंपनी ने नहीं किया। घालमेल ऐसा था कि जो मोतीलाल वोरा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष थे वही एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे। मतलब आप कह सकते हैं कि कर्ज देने वाला और कर्ज लेने वाला दोनों एक ही व्यक्ति था। अब यंग इंडिया लिमिटेड नाम से एक कंपनी बनती है नवंबर 2010 में। ये सेक्शन 25 के अंदर आने वाली कंपनी होती है, मतलब एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। इसमें गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले सुमन दुबे और सैम पित्रोदा डायरेक्टर होते हैं। दिसंबर 2010 में राहुल गांधी इस कंपनी में बतौर डायरेक्टर ज्वाइन करते हैं और इसके अगले ही महीने यानी जनवरी 2011 में सोनिया गांधी भी इस कंपनी से बतौर डायरेक्टर जुड़ती हैं। उसी दिन मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस भी बोर्ड में शामिल किए जाते हैं। अब सोनिया और राहुल गांधी के पास 38% शेयर इस कंपनी के होते हैं, बाकी के 24% जैसा मैंने आपको पहले बताया मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास बराबर बराबर होते हैं। अब देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी से जुड़े होते हैं और ये जो कंपनी है वो कोई कॉमर्शियल काम नहीं करती है। अब इसके आगे क्या घालमेल होता है उसको देखिए। 2010 में कांग्रेस पार्टी एजेएल को दिए गए 90 करोड़ का कर्ज यंग इंडियन को असाइन कर देती है। मतलब कि एजेएल को जो कर्ज कांग्रेस पार्टी को चुकाना था वो अब यंग इंडिया को देना था। इसके बदले दिसंबर 2010 में एजेएल क्या करती है कि अपनी सारी इक्विटी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर देती है। मतलब यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का नया मालिक बन जाता है और इसके बदले यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को 50 लाख रुपए का भुगतान करता है। अब प्रमुख विवाद इसी को लेकर के है कि 50 लाख रुपए का भुगतान करके यंग इंडिया एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का मालिक बन जाता है। वो यंग इंडिया जिसका 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में इसे ही धोखाधड़ी कहा। स्वामी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस ने जो 90 करोड़ का लोन एसोसिएटेड जर्नल्स को दिया था वो भी गैर कानूनी था, क्योंकि पैसा पार्टी फंड से लिया गया था और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के मुताबिक किसी भी पार्टी को लोन देने की इजाज़त नहीं है। तो देखिए, इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और नेहरू गांधी परिवार के करीबियों के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप हैं। 2015 में स्वामी के कंप्लेन पर सुनवाई करते हुए मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि यंग इंडिया को वास्तव में
एक दिखावे के लिए बनाया गया या सार्वजनिक धन को निजी उपयोग में बदलने के लिए बनाया गया, ताकि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर नियंत्रण हासिल किया जा सके। ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट गोमती मनोचा ने कहा। अदालत ने यह भी कहा कि सभी आरोपी व्यक्तियों ने कथित तौर पर उक्त नापाक उद्देश्य डिजाइन को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया। मतलब इन सब लोगों ने मिल करके ये साजिश रची और ये काम किया। देखिए, ट्रायल कोर्ट ने जब आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया तो कांग्रेस के नेता इसके खिलाफ हाईकोर्ट गए, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी और कहा कि इस मामले में दिग्गज राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी यानी कांग्रेस की ईमानदारी दांव पर थी, क्योंकि ट्रस्ट में पार्टी के पदाधिकारियों को रखा गया था। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि प्राइमा फसाई प्रथम दृष्टया इस मामले में आपराधिकता यानी क्रिमिनलिटी के सबूत पाए गए हैं। हाईकोर्ट ने कांग्रेस पार्टी द्वारा एसोसिएटेड जर्नल्स को दिए गए लोन की वैधता पर भी सवाल उठाए। अब हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के पदाधिकारी एसोसिएटेड जर्नल्स में निदेशक थे और यंग इंडिया में बहुसंख्यक शेयरधारक भी थे, जबकि सभी निर्णय एसोसिएटेड जर्नल्स के अन्य शेयरधारकों की भागीदारी के बिना लिए गए थे। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि उस वक्त पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण और इलाहाबाद तथा मद्रास उच्च न्यायालयों के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मार्कंडे काटजू सहित कई शेयरधारकों ने आरोप लगाया कि जब यंग इंडिया ने एजेएल का अधिग्रहण किया तो उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया और उनके पिता के पास मौजूद शेयर 2010 में उनकी सहमति के बगैर एसोसिएटेड जर्नल्स को हस्तांतरित कर दिए गए। तो जैसा मैंने कहा, गांधी परिवार और उनके करीबियों के ऊपर लगे आरोप बड़े गंभीर हैं और उनकी लाख कोशिशों के बावजूद उनकी तरफ से बड़े बड़े वकीलों द्वारा कानून के सारे दांव पे चलने के बावजूद ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक ने जांच को बंद करने से इनकार कर दिया। जांच चलती रही। ईडी ने 661 करोड़ की संपत्ति को कब्जे में लेने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और अब सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट भी फाइल कर दिया गया है और इनके ऊपर गिरफ्तारी का ये जो तलवार है वो भी मंडरा रहा है। इससे कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व सदमे में है। भले ही पार्टी के प्रवक्ता ये कहते रहें कि उनके खिलाफ राजनीतिक विद्वेष से काम किया जा रहा है, लेकिन वो भी ये समझ रहे हैं कि बहुत गंभीर मामला है और इसमें सोनिया और राहुल गांधी को उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। तो कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की साख पर बहुत बड़ा धब्बा लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सवाल यह है कि अगर गांधी परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला साबित हो जाता है तो दिन रात अडानी को गाली देने वाले राहुल गांधी जनता को और उससे भी ज़्यादा अपने कैडर को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे। हम इस खबर पर नज़र बनाए रखेंगे और आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। लेकिन अभी के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इंडिया फर्स्ट लाइव चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।